हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। 12th का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम जल्द ही आने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जो भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, वो मैं इस चैनल पे आपको करवा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इससे लगभग 6-7 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल आता है और ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज्यादा रहता है। इससे काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा जाता है। तो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किए हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रो, इस दो को वर्ड से मिला हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं आप इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक स्थिर, स्थिर जिसको बोलते हैं, क्या स्थिर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्थिर हो, मोशन नहीं कर रहा हो, जब इलेक्ट्रिक चार्ज में या फिर इलेक्ट्रॉन में मोशन नहीं होगा, तब हम लोग ये जो फेनोमेनन जिस भी ऑब्जेक्ट में होता है उस सारे को हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। मतलब ये जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करवाना है हमको। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो उसी के बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और एक निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, आप लोगों ने पहले इस 12th से पहले वाली क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि जैसे हम लोग ये पेन को इस केस से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि पेन में कुछ चार्ज आ जाता है, चार्ज आ जाता है, जिसके कारण पेपर को फाड़ के जब उसके नजदीक इसको ले जाएगा तो वो जो पेपर होता है वो मोशन करने लगता है, मतलब इससे चिपकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप इस पेन को इससे रगड़ते हैं ना, इस पेन को इससे रगड़ते हैं, तो ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। मतलब इसका जो कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, लॉस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है, तब उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो बाल है इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और जब आप पेपर को फाड़ते हैं तो पेपर, जो भी पेपर है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो आप लोग जानते ही हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज अपोजिट नेचर का जो चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेचर का जो अपोजिट नेचर का जो चार्ज होता है वो एक दूसरे से आकर्षित होता है। जैसे कि देख लीजिए कि जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कहीं पे निगेटिव चार्ज रखल रहेगा, तो वो दोनों पास आने की कोशिश करेगा, पास आएगा। और लेकिन पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव रहेगा यहाँ भी, पॉजिटिव रहेगा यहाँ भी, तो इस पर दोनों पर जो फोर्स लगेगा, मतलब ये दूर जाने के प्रयास करेगा। ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर, मतलब ये इस पर फोर्स लगा के भागो तुम, और ये इस पर फोर्स लगा के भागो तुम। ये दोनों अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा और ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। मतलब सेम नेचर का जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। कब? जब सेम चार्ज रहेगा, सेम चार्ज रहेगा। बात समझ, ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग कि जैसे समझ रहे हैं ना, जैसे कि कोई भी अपोजिट जेंडर के, जैसे कोई लड़का है उसके सामने कोई लड़की आ जाती है, तो मतलब वो अट्रैक्ट फील करता है। मतलब ये नेचर है, वुमेन का जो नेचर है कि जो अपोजिट, मतलब अपोजिट जेंडर का जो भी, मतलब लड़की रहेगा लड़का रहेगा, तो वो उसकी तरफ कुछ मतलब अट्रैक्टिव फील करती है, अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ। आया समझ में? तो सेम नेचर का जो चार्ज है एक दूसरे को क्या करेगा?
रिपेल करेगा और अपोजिट नेचर का जो चार्ज होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इतना बात भाई हमको समझ में आता है। ये बात आ गई समझ में कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है, सेम नेचर का रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा और अपोजिट नेचर का रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इतना तो समझ में आता है। उसके बाद है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इस पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का चार्ज होता है। ये कूलॉम क्या होता है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ये बात आप लोग को समझ में आ रही है। उसी प्रकार से बहुत सारा आप लोग बुक पढ़िएगा तो इसमें आएगा कि वो नाइट छड़ है, उसको फार से उसको मतलब रगड़ा जाता है। फिर ऊन हो गया, ऊन को शीशा से रगड़ा जाता है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये सब पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये चार्ज के बारे में अब ये जो मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आप पेन से अपने बाल में इसको ऐसे रब करते हैं तो इस पे निगेटिव चार्ज और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और बाल पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो आप उसको एक पेपर के छोटे छोटे टुकड़े के साथ ले गए थे तो वहां पे पेपर को अट्रैक्ट करने लगा था। तो यहाँ पे एक जो अट्रैक्ट करने लगा है ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ है। मतलब इसके बीच और पेपर के बीच में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गया है। आ रहा बात समझ में? इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गया और वही जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गया है उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल। क्या बोला जाता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोला जाता है उसको? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ये दोनों फ्रिक्शन के कारण, मतलब फ्रिक्शन के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ है, इसीलिए इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। उसके बाद चार्ज के बारे में एक और बात आ जाती है कि चार्ज जो होता है ना वो एडिटिव नेचर का हो जाता है। मतलब क्या? चार्ज जो है ना वो एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई रीजन है, इसमें 5 गो इलेक्ट्रॉन है, 5 गो प्लस इलेक्ट्रॉन है और -3 माइनस है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप बोलेगा कि ये जो रीजन है इसमें पूरा कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप इसको प्लस माइनस करके आप बता सकते हैं। तो 5 को प्लस है, 3 को माइनस है, तो 5 में से 3 जाएगा कितना? तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं? घटाए हैं। तो यही मतलब कि जो चार्ज होता है या फिर ऐसे ही रहेगा, 5 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा और 3 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। बोलेगा कि इस रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है पूरा, तो आप लोग इस दोनों में 5 गो और 3 गो कुल कितना हो जाएगा? 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब इस ये जो मतलब क्या है यहाँ पे सेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ सकते हैं। आ रहा बात समझ में? मतलब 5 कहीं कोनो रीजन में 5 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो रहेगा, 3 गो रहेगा, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा अलग अलग नंबर में दिया रहेगा, तो उसको आप लोग सभी जगह उसको असेंबली करके और बता सकते हैं कि हाँ भाई इस रीजन में 5, 6, 2, 1 कितना 0 कितना इलेक्ट्रॉन है। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन अब संख्या को एक डिजिट में एक बार में आप बता सकते हैं कि हाँ भाई इस रीजन में इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये बात आप लोग को आ रही है समझ में? आई होप आ रही होगी। अब ये चार्ज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अच्छा, एक बात और यहाँ पे छूट गया कि स्टैटिक। जैसे मैंने बोला कि ये एगोनाइट का क्षण था और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। क्या आ गया था? पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो भाई ये स्टैटिक क्यों है? ये क्वेश्चन आया आप लोग के माइंड में कि भैया ये स्टैटिक क्यों है? ये स्टैटिक इसलिए है क्योंकि ये कौन सा है? एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो नॉन मेटल पर जो भी चार्ज रहता है वो इधर से उधर मूव नहीं करता है। इसीलिए मतलब ये जो भी है ये क्षण है, एगोनाइट का क्षण है, वो नॉन मेटल का है। मतलब इस पर जो चार्ज होगा वो स्थिर होगा एक दूसरे से। इसी एगोनाइट क्षण में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा सकता है, मतलब मूव नहीं करेगा। तो मूव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल में मूव नहीं करता है, इसीलिए बोला गया कि ये जो भी
ये जो चार्ज है इस पे स्टैटिक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग सारा नॉन मेटल जो भी चार्ज आएगा वो नॉन मेटल पे ही आएगा। ये बात आ गया समझ में? अच्छा, ये बात आ गया समझ में। तो अब मेन कंसेप्ट आता है यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका क्या मतलब होता है भाई? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ऐसे मतलब समझिए कि इसको आप मतलब जो इसका जो पैकेट होता है जो फिक्स कर दिया गया है उसी के क्वांटिटी में, मतलब इसका जो Q बराबर एन ई होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी पे भी टोटल चार्ज बताना रहेगा, टोटल चार्ज किसी भी में एटम पे बताना रहेगा, किसी भी मटेरियल पे आपको टोटल चार्ज बताना है तो 3 इलेक्ट्रॉन एन का जो कोई भी होगा ना वो एक इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। एन यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी मतलब इंटीजर होगा। ऐसा नहीं कि टोटल चार्ज E/3 हो गया। यहाँ पे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या? ये तो समझ रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका मतलब है कि इसको आप लोग ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको और छोटा आप नहीं कर सकते हैं, मतलब E/2 आप कहीं नहीं लिख सकते, इसका फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हैं। इसका ऐसे समझिए कि जैसे आप लोगों को दूध लाने जाते होगा दुकान पे तो वो एक पैकेट में मिलता है कि हाँ भाई 10 का दूध बना हुआ है, कि 100 ml का है, या फिर आधा लीटर का दूध है, 1 लीटर का पैकेट है। मतलब जब भी आप लीजिएगा दूध तो या तो हाफ लीटर का लीजिएगा या फिर 1 लीटर का लीजिएगा, दुकान पे लेने जाइएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई हाफ लीटर का नहीं, इसको हमको मतलब 250 ग्राम का दूध दे दीजिए, 200 ग्राम का दे दीजिए, तो ये नहीं मिलेगा आपको, हमेशा इसके पैकेट में मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? ये हमेशा पैकेट में मिलेगा, मतलब 1 पैकेट मिलेगा या फिर 2 पैकेट मिलेगा। मतलब आप दुकान पे दूध लाने जाइएगा तो आधा लीटर से कम वाला दूध, आधा लीटर से कम का जो पैकेट है मतलब नहीं मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि दुकान वाला आपको पैकेट का मतलब हाफ करके दे देगा, आधा उसको आधा, ऐसा नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा इंटीजर में रहेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं देगा कि ऐसा नहीं कि E/1/3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 5/6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऐसा नहीं हो। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मैं बोलूं कि कोई भी इबोनाइन छड़ है या फिर कोई भी एक क्या बोलते हैं उसको, इबोनाइन छड़ है और कोई भी एक ऊन है, सिल्क, एक इबोनाइन छड़ है और एक सिल्क है, ठीक है। बोला कि इबोनाइन छड़ पर या फिर सिल्क पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज ट्रांसफर हो गया है। माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो इबोनाइट छड़ पर या फिर वो क्या सिल्क पर ट्रांसफर हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि इतना इलेक्ट्रॉन, इतना कूलम चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम मतलब कितना, 10⁻⁻⁶ कूलम, इतना चार्ज कोई भी ये जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब नंबर ऑफ n कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे Q बराबर होता है क्या, n होता है, तो बोला क्या कि चार्ज उस पर कितना आ गया है 10⁻⁻⁶, और n और इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ होता है इस पे चार्ज, बिल्कुल होता है, कूलम होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻�6 अब बटा 1.6 गुने 10⁻⁹। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 6.25 गुने 10⁻, कितना 25। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तब तो इतना चार्ज जाके बना है किसी भी इबोनाइट छड़ पे या फिर सिल्क पे। तो आ रहा है, तो n का जो यहाँ पे कोई भी जो वैल्यू आ रहा है वो एक इंटीजर आ रहा है। इतना बात तो आ रहा है समझ में। तो ऐसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक हम लोगों ने पढ़ लिया। एक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ये जितना मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ अभी, ये सब आप लोग करके मुझे बताइएगा कि चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। एक तो बता दिया कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब अनलाइक चार्ज मतलब डिफरेंट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। तो ये सब इसके प्रॉपर्टी में आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। कूलॉम्स लॉ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है, सबसे पहला लॉ है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बोलता है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है या फिर अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, मतलब अनलाइक लाइक चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इसका क्या मतलब कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है इस पे, ये जो फोर्स लगा रहा है इस पे, वो उसका जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इस पर कोई Q1 चार्ज होगा और इस पर जो Q2 चार्ज होगा, फोर्स जो होगा वो उस दोनों के गुना के, मतलब प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 Q2। समझ में। एक बात और सुनिए, एक बार और सुनिए। बोल रहा है कि कोई भी लाइक चार्ज एक दूसरे को जब अट्रैक्ट कर रहा है तो उस दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। उस दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है। वो जो फोर्स है उस दोनों वो जो चार्ज है उस दोनों पे, उस दोनों के चार्ज के गुना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना बातें आप लोग समझिए, आप लोगों को आगे समझिए। और दूसरा बात बोल रहा है कि ये जो
फोर्स लग रहा है इस पे, ये इसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बात और सुनो, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ था, मान लेते हैं कि Q1 चार्ज है इस पे, और कुछ दूरी है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई Q2 चार्ज लगा रखा हुआ है, और ये भी पॉजिटिव प्लस Q2 है, ये प्लस Q1 है। तो इस दोनों पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो उसी फोर्स के बारे में कूलॉम्स लॉ यहाँ पे बोल रहा है। कूलॉम्स क्या बोल रहा है कि इस दोनों पर जो फोर्स लग रहा है उस दोनों, ये जो दोनों पर चार्ज है उसके गुना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना बात आ गया समझ में। अब इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है, बिल्कुल है। तो वो जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आ गई समझ में। अब दोनों, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये दोनों सेकेंड इक्वेशन हो गया, दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? Q1 Q2 बटा Qn आर स्क्वायर के। आया समझ में। तो एफ यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के और यहाँ पे के डाल देते हैं, और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये यहाँ से फोर्स का एक इक्वेशन आ गया। यहाँ पे Q का वैल्यू होता है, Q का जो K का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 गुने 10 टू द पावर 11, ऐसे ही कुछ करके होता है। यहाँ पे जो K है इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर में होता है, वैक्यूम में, और इसका वैल्यू आप निकालिएगा 9 गुने 10 टू द पावर 9 आ जाता है। तो यहाँ से डाल देंगे तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल गया, और K का वैल्यू यहाँ पे इतना डाल दीजिएगा, और ये जो भी आएगा वो न्यूटन में आएगा। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कुछ भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है, ठीक है। और Q1 बराबर है, मतलब इस पर चार्ज है 5 और इस पर चार्ज है 6 कूलम का। इस पर है 5 कूलम और इस पर है 6 कूलम। तो बोलेगा इसके बीच का जो कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? तो रिपेल कर रहा है, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू कितना है? 9 गुने 10 टू द पावर 9, और गुने Q1 का वैल्यू कितना है? 5 गुने 6 बटा R का वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर। इस दोनों को कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगा निकाल दीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा? जो भी आएगा कर लीजिएगा। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एनसीईआरटी का बुक निकालिएगा, उसमें जो भी जहां तक पढ़ाए हैं हम अभी वहां तक पढ़ लीजिएगा। जो भी वर्ड का प्रॉब्लम आएगा वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। उसमें जो भी न्यूमेरिकल दिया होगा 4-5 यहाँ तक पढ़ाए हैं, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।